हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग दोंगाल बेहोश हो चुकी थी और हु यू हाउ भी वहीं पर मौजूद होता है। हालांकि जैसे ही यहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि वांग दोंगाल बेहोश हो गई है तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आइक सिलवोंग भी मौजूद होता है और वो यहाँ पर ये कह रहा था कि आखिर वांग दोंगाल को क्या हो चुका है, क्या इसके साथ में कोई मसला है। और वो ये कहने लगा था कि ऐसा लग रहा है कि इसके स्पिरिचुअल सी के साथ में कुछ ना कुछ तो मसला है। तब यहाँ पर वो और युहाव गैस करने लग जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसको याद आता है कि टीचर ये लांग ने उसको इसके बारे में बताया था और कहा था कि वांग दोंगाल की जो शेडो है वो स्पिरिचुअल सी में जो है वो एक स्केयर्ड स्टोन है और एक स्केयर्ड स्टोन होने की वजह से वो थोड़ा अजीब है। और साथ ही यहाँ पर हु युहाव समझ जाता है कि शायद इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही यहाँ पर हु युहाव ये सोचने लगा था कि अगर ये सब कुछ सच ही है तो फिर मुझे डर है कि एल्डर श्वान और बाकी सारे लोग भी इसको ठीक ना कर सकेंगे। और साथ ही यहाँ पर उसे याद आता है कि जब वो और वांग दोंगाल दोनों ही एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे तब वांग दोंगाल ने उसको एक पाउच दिया था और जैसे ही यूहा उस पाउच को लेता है तो वो उसे ओपन करने जा रहा था, लेकिन तभी वांग दोंगाल ने उसको मना कर दिया था और उससे कहा होता है कि नहीं, ये पाउच तुम नहीं लो क्योंकि इसके ऊपर मेरे फादर की सील लगी हुई है और तुम इसे ऐसे नहीं ओपन कर सकते हो, तुम अपॉर्चुनिटी आने का इंतज़ार करो। और साथ ही यहाँ पर अब यूहाओ जैसे ही उस पाउच को देखता है तो वो समझ गया था कि इसका मतलब तो ये है कि अंकल न्यू को पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में पता तो था। तो अब यहाँ पर वो आइस सिल्क वॉर्म से कहने लग रहा था इसके बारे में, तो वो दोनों ही इसको देख रहे थे, जिसके साथ ही यूहाओ अभी भी वहीं पर बैठा हुआ होता है और वो जैसे ही उस पाउच को ओपन करने की कोशिश करता है तो अनफॉर्चुनेटली वो उस पाउच को ओपन कर ही नहीं पाता। और अब हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बाहर की तरफ को निकल रही होती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हु युहाव जो था वो समझ रहा था कि इसको इस तरीके से नहीं ओपन किया जा सकता। तो फिर आइस सिल्क वॉर्म उसको बता रहा था कि इस पे जो सील लगी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है और कह रहा होता है कि इस वक्त जो तुम्हारी करंट मेंटल स्ट्रेंथ है इसकी वजह से इम्पॉसिबल है इसको ओपन करना। और कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैस्टी हो रहे हो, तुम्हें अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि इस वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच के स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो। तो अभी फ़िलहाल अपने माइंड को काम करने की कोशिश करो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हु युहाव अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करने लग जाता है और उसके बाद जैसे ही वो इसको ओपन करता है तो अब वो पाउच वहाँ पर ओपन हो गया था और फॉर्चुनेटली उसके अंदर से एक लेटर लिखा हुआ होता है। हु युहाव इस लेटर को देख रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ता है तब वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा था। और यहाँ पर साथ ही वो सारे ही लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो खुद भी इतनी ज़्यादा जल्दी में था। सारे ही लोग हु युहाव को देख रहे थे और यहाँ पर हु युहाव भागते भागते ये कह रहा होता है कि असल में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के साथ इस तरीके की स्ट्रेंज इलनेस मौजूद है। और साथ ही कह रहा होता है कि अगर मुझे इसके बारे में पहले ही पता होता कि यहाँ पर शांगडोंग की स्पिरिचुअल सी के अंदर पहले से ही एक सील लगी हुई है तो शायद से मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ कर सकता था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सील होती है वो यहाँ पर अपनी वांग दोंगाल के पेरेंट्स के द्वारा ही सील करी गई थी क्योंकि यहाँ पर अगर उसको सील ना किया जाता तो शायद से उसकी स्पिरिट जो थी वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी। जिसके साथ ही हु युहाव काफ़ी तेज़ी के साथ अपने विंग्स ओपन करता है और वहाँ से तुरंत ही भागने लगा था। अब वांग क्यूआर भी इस चीज़ को नोटिस करती है कि हु युहाव यहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर ये भी बता रहा होता है कि इस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि वांग दोंगाल की आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और कह रहा होता है कि इसको ठीक करने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ ना कुछ करना होगा। और साथ ही यहाँ पर इसकी सोल रिंग जो है वो ऑब्टेन करी जाएगी शंगतियान पवेलियन से, जो कि फोबिडन एरिया के अंदर है, हाओतियान सेक्ट के अंदर। और हमें हाओतियान सेक्ट का भी सीन दिखाया जाता है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहने लगा था कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा प्रिसाइज किया जा सकता है, हालांकि यहाँ पर उसको पूरे तरीके से ठीक करने के लिए मुझे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और कह रहा होता है कि क्योंकि यहाँ पर वांग दोंगाल पूरे तरीके से सफ़र कर रही थी तो इसकी वजह से उसको स्पिरिचुअल सी
के ऊपर ये सब कुछ करना पड़ा है। और यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि इसी की वजह से शायद वांग दोकार की जो सेकंड सोल रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी सोल रिंग है। और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि जब वो अपनी 5th सोल रिंग को ऑब्टेन करी तब यहाँ पर उसकी जो सील थी वो धीरे धीरे करके लूजन अप होने लगी और हम इसे स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ी वजह है उसकी प्रॉब्लम की। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अगर इसको हमें ठीक करना है तो अब इसकी बॉडी को ज़्यादा पावर को प्रोवाइड करना होगा और यहाँ पर उसकी इंड्योरेंस को बढ़ाना होगा, जो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ से हो सकता है। और यहाँ पर हमें उस चीज़ का नाम बताया जाता है जिस चीज़ का नाम हमें यहाँ पर फ़िलहाल एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेडिसिनल हब के तौर पे बताया जा रहा था। उस चीज़ का नाम लव सिकनेस हार्ट फ्लावर होता है, जिसे अकाकिया हार्ट ब्रोकन ग्रास के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चीज़ जो उसको मिलेगी वो मिलेगी उसे तियानुन एम्पायर के अंदर, जो कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉरेस्ट है और इस जगह को आइस एंड फायर से भी एक तरीके से देखा जा सकता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई अब काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, बट वो नोटिस करता है कि यहाँ पर उसके पीछे वांग क्यूआर भी आ रही है। तो फिर वो उससे पूछने लग जाता है कि वांग क्यूआर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो उससे कह रही होती है कि जब मैंने तुम्हें देखा और तुम सिटी की तरफ से निकल के इतनी तेज़ी के साथ यहाँ से जा रहे थे तब मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, तभी तुम इतने ज़्यादा अर्जेंट में हो, तो इसकी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ आ गई हूँ। तो मुझे बताओ क्या तुम यहाँ से सिटी को छोड़ के जा रहे हो। तभी यहाँ पर हुई उससे ये कहने लग जाता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि जिस जगह में जा रहा हूँ वो जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो अब इन सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद वो फ्लाई करते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन वांग क्यूआर जो थी वो कह रही होती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे खुद इस सारी चीज़ों के बारे में पता करना होगा। और ये कहते साथ ही वो फिर से हुई के पीछे चल पड़ती है, जिसके साथ ही अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर वांग क्यूआर एक बार फिर से हुई के पीछे आ जाती है और कह रही थी कि तुमने अभी कहा कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे पहले बताओ कि आखिर हुआ क्या है और यहाँ पर तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हैं, क्या तुम्हारी वांग दोंगार को कुछ हुआ है। तभी यहाँ पर हुई समझ जाता और कह रहा था कि हाँ वांग दोंगार। तभी यहाँ पर वो पूछने लग जाती है कि आखिर उसको हुआ क्या है और इसका मतलब कुछ ना कुछ सीरियस चीज़ तो ज़रूर से ही हुई होगी। तभी हुई उसको कहने लग जाता है कि हाँ उसको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भले से ही मुझे अपनी जान क्यों ना रिस्क में डालनी पड़े, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारे श्रेक्स वहाँ आ चुके थे और सभी यही देख रहे होते हैं कि यहाँ पर अपनी वांग दोंगार बेहोश पड़ी हुई है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। सारे ही लोग इन सारी मिस्टीरियस चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर असल में यहाँ पर मसला क्या चल रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ लोग नोटिस भी करते हैं कि यहाँ पर श्रेक एकेडमी के लोग मौजूद हैं। तभी यहाँ पर यूहाओ कह रहा होता है कि खैर जो भी हो मुझे तो यहाँ से जाना ही है, क्योंकि अगर उसकी जगह पे तुम भी होती तभी मेरी चॉइस यही रहती। और ये कहते साथ ही यूहाओ वहाँ से निकल पड़ता है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि आप वांग क्यूआर जैसे ये सुनती है कि अगर वो यहाँ पर होती वांग दोंगार की जगह पे तो उसकी भी जान बचाता। तो ये सुनने के बाद वो यहाँ पर कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे तुम्हारे साथ श्योरली चलना ही चाहिए। जिसके साथ ही अब वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग दोंगार के दोनों ही अंकल्स बैठे हुए चेस खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से स्काई के अंदर हलचल होने लग जाती है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर तियान एल्डर न्यू से कहने लग जाते हैं कि ब्रदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो हो ही रहा है, ये बच्चा तो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तभी दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हुए ये कह रहे थे कि उसके करंट लेवल को देखते हुए जिस जगह पर वो जा रहा है वो जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी यहाँ पर एल्डर न्यू कहने लग जाते हैं कि खैर जो कुछ भी हो यूहान ने उस पाउच को अनलॉक कर लिया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि उसका वो जो टेस्ट है वो अब शुरू होने वाला है और इसके अंदर अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर हमारी शांग डोंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पूरे तरीके से ठीक होने वाली है। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि हुआ और वांग क्यूआर दोनों ही रात से लेकर सुबह तक ऐसे ही फ्लाई करते रहते हैं। और अब यहाँ पर वांग क्यूआर उससे पूछने लग जाती है कि हम सारी रात से ऐसे ही फ्लाई करते हुए आ रहे हैं, आखिर हमारी डेस्टिनेशन है क्या। तभी हुआ उससे कह रहा होता है कि तियानुन एम्पायर।
और ये कहते साथ ही तुरंत ही आगे बढ़ता है, जिसके पीछे पीछे अब वांग क्यूआर भी जा रही होती है। दोनों ही काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से निकल जाते हैं और अब हमें वापस से एकेडमी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी वांग दोंगार बेहोश पड़ी थी और सारे ही साथी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि बेई भी परेशान था और कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारा यंगर ब्रदर कहाँ चला गया है। तभी वहाँ पे शाओ शाओ भागती हुई आती है और उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा फूल रही थी और कह रही थी कि मैंने श्रेक सिटी के गार्ड से सुना कि यहाँ पर कल रात जो हमारा हुयू हाओ गार्ड्स ने उसे फ्लाई करते हुए देखा और वो अकेला नहीं था बल्कि उसके पीछे पीछे वांग क्यूआर भी गई थी। जिसके साथ ही सारे ही लोग अब और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ इतना मिस्टीरियसली क्या हो रहा है। तभी दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑलमोस्ट तियानहुन एम्पायर की तरफ को एंटर कर चुके थे, जहाँ पे उस जगह के सोल्जर्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। तभी वो तुरंत ही जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आगे जा रहे हैं फ्लाई करते हुए, तो वो सारे के सारे वो सभी भी फ्लाई करते हुए इनके पीछे ही आने लगे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और कह रहे होते हैं कि तुमने तियानहुन एम्पायर की जगह पे ऐसे ही एंट्री मारने की कोशिश की है। लेकिन तभी यहाँ पर हुआ जैसे उसे देखता है तो कह रहा था कि दुश्वे ये तो तुम हो। तो जिसके साथ ही उसे पास्ट का सीन भी याद आता है और यहाँ पर वो सारे वॉरियर्स को भी याद करता है जब पास्ट में वो उनसे फॉरेस्ट के अंदर मिला था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे वो लोग उसके पीछे आ रहे थे तो वांग क्यूआर डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर इनसे फाइट करेगी और अपना स्पीयर भी निकाल लेती है इनसे फाइट करने के लिए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वो यहाँ तुरंत ही अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिट से इनके ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद वो सारे के सारे वहीं पे रुक के खड़े हो गए थे। हालांकि सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि क्या हमें एक बार फिर से उनके पास में जाना चाहिए या फिर लॉर्ड के पास जाएं इसके बारे में बताने के लिए। लेकिन तभी वो समझ जाती है कि ये हुयू हाओ ही होगा जिससे कि हम फॉरेस्ट में मिले थे और सभी लोगों को आदेश देती है कि नहीं तुम्हें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा एक पुराना फ्रेंड है जिसने पहले कभी हमारी हेल्प की थी। इसकी वजह से अब उससे कुछ भी कहना बेकार है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अपने ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास आ चुके थे। तभी हुयू हाओ उस लेटर को निकाल लेता है जिस पे मैप बना हुआ था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हुयू हाओ कह रहा था कि हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि जगह कुछ अजीब है। तो वांग दोंगार कह रही थी कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि ये जो स्काई है वो और भी ज़्यादा डार्कर होता जा रहा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर हुयू हाओ को भी कुछ स्ट्रेंज लगता है और वो तुरंत ही अपनी सोल डिटेक्शन पावर का इस्तेमाल करता है और वो समझ गया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें फैली हुई हैं। जिसके साथ ही हुयू हाओ और वांग क्यूआर दोनों ही ऊपर की तरफ को आ जाते हैं। तब यहाँ पर हुयू हाओ आगे भी स्कैन करता है तो जैसे जैसे वो देख रहा था उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मियाज़मा देखने के लिए मिलता है। और तभी यहाँ पर अब वांग क्यूआर कह रही होती है कि क्या तुमने ये चीज़ नोटिस की कि हम इतनी दूर हैं फिर भी हमारी ब्रेथ को देखो कितनी ज़्यादा गलत तरीके से आ रही है, मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम हमें हो रही है ब्रेथ लेने के लिए। जैसे जैसे हम इस जगह पर जाते जाएंगे मियाज़मा और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा और इससे तो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, हम इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और अगर इसके थ्रू होते हुए जाएंगे तो मुझे डर है कि हमारी हड्डियाँ ही लास्ट तक पहुँच पाएंगी। जिसके साथ ही हुयू हाओ भी उसकी बातों को समझ रहा था, लेकिन अब भी इनके पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है इस रास्ते के अलावा। तो यहाँ पर ये इस मियाज़मा के अंदर से होते हुए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब हुयू हाओ कह रहा होता है कि क्या तुम इसके बारे में श्योर हो। तभी वो कह रही थी कि हाँ, लेकिन तभी हुयू हाओ कह रहा था कि फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये करना ही होगा क्योंकि उसको बचाने मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तभी यहाँ पर वो उसकी सारी बातें सुन रही होती है और कह रही थी कि हुयू हाओ तुम तो एक हेल्पलेस फूल की तरह बातें कर रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो हुयू हाओ को मोटिवेट भी करने लग जाती है। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस मियाज़मा के थ्रू आखिर इनको कैसे निकल के जाना है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़ी सी परेशानी इन लोगों के सामने आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये मियाज़मा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मियाज़मा है। तो अब इन लोगों ने अपना खुद का एक प्लान बनाया होता है और इस प्लान के दौरान हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो उसे पूछने लग जाती है कि ठीक है इसको करते हैं। और उसके बाद हुयू हाओ तुरंत ही अपने पास में रखी हुई कैनन को निकाल लेता। प्लान ये था कि यहाँ पर ये जो कैनन है इससे ये लोग शूट करेंगे, तो जब कैनन का शूट जाके वहाँ पर धमाका करेगा तो अब यहाँ पर ये जो मियाज़मा है ऑब्वियस ही बात है कि उस धमाके की वजह से मियाज़मा दूर को हट जाएगा और फिर उसी अपॉर्चुनिटी का ये दोनों ही फ़ायदा उठा लेंगे और फिर जैसे ही वो मियाज़मा फैलने लगेगा
बाद धीरे धीरे करके ये इस जगह को पार करते हुए आगे की तरफ को पहुंच जाएंगे, जो एक काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट आइडिया इन लोगों ने लगाया हुआ होता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब इसके दौरान ही हु युहाओ तुरंत ही शूट करता है और अब ये दोनों तुरंत ही चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हु युहाओ को देखते हैं, जो कि ये नोटिस कर रहा था कि ये टेक्निक काम तो कर गई है, लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे असल प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग क्यूआर ये नोटिस करती है कि यहाँ पर कुछ फ्लावर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और वही हैं जो कि यहाँ पर मियाज़मा को स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग शील्ड भी बना लिए थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर मियाज़मा इतना ज़्यादा हावी हो रहा था कि शील्ड भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही होती और युवाओं के पास में जो डिवाइस था जो कि शील्ड को सपोर्ट कर रहा था वो यहाँ पर धीरे धीरे करके वीक पड़ने लग जाता है। तभी यहाँ पर वांग क्यूआर कह रही थी कि हमारी सोल कंजम्पशन की पावर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में डिक्रीज़ हो रही है। युवा मुझे डर है कि हम लोग यहाँ पर शायद से सेंटर में ना पहुँच पाए। लेकिन तभी अब वो उससे कहने लग जाती है कि युवा वक्त आ चुका है अपने प्लान बी को एक्टिव करने का। असल में यहाँ पर इन लोगों ने पहले ही अपना प्लान बी भी बना लिया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ उसने असल में युहाओ को वुल्फ वाली बोन दे दी थी, जो कि उसने उस वुल्फ से हासिल की थी। युहाओ तो इसके लिए मना भी कर रहा था, लेकिन उसने युहाओ को कहा कि तुम इस वुल्फ एफ की इस बोन को रख लो, ये तुम्हारे काम में आएगी, हेजिटेट मत करो। वैसे भी तुमने ही कहा है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर युहाओ ने उसको अपने साथ में लगा लिया था। तो अब प्रेजेंट में जब वो शील्ड भी यहाँ पर धीरे धीरे करके ब्रेक करने वाली थी, तब यहाँ पर युहाओ को देखते हैं जो कि अब उसी वुल्फ बोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता और एक कदम में ही ये लोग फाइनली जाके मियाज़मा से दूसरी तरफ आ चुके थे, जहाँ पे फाइनली ये लोग अपनी उस लास्ट डेस्टिनेशन पे होते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ जैसे इस जगह पर आता है तो वो इस जगह को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। हर तरफ ही आइस और फायर वाले एलिमेंट थे और ये उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक कर रहे थे। युहाओ देखता है कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड भी है जिसके अंदर फायर और आइस का कुछ एलिमेंट भी मौजूद है। युहाओ कह रहा होता है कि एक तरफ एक्सट्रीमली कोल्ड और दूसरी तरफ एक्सट्रीमली हॉट, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और साथ ही यहाँ पर युहाओ कह रहा होता है कि ये तो यिन एंड यांग एलिमेंट टाइप बना रहे हैं। और युहाओ कह रहा था कि इसी की वजह से ही तो यहाँ पर एक तीसरे टाइप का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आया है। बट तभी वांग क्यूआर कह रही थी कि जो भी हो, लेकिन ये जगह मुझे एक्सट्रीमली ख़तरनाक लगती है। युहाओ तो इस जगह पे मौजूद प्लांट को भी देख रहा था, जो कि अब प्लांट सोल बीस्ट बन चुके होते हैं। जिसके साथ ही वांग क्यूआर भी उनको देख रही होती है। लेकिन तभी कोई तो इनके ऊपर हमला कर देता है और एक फायर बॉल आती है, युहाओ को हिट करती है। बट युहाओ से बच गया था, लेकिन वो फायर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। तभी वांग क्यूआर भी भागते हुए आ जाती है और कह रही थी कि तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तभी वहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की फायर वहाँ से निकल रही है और एक प्लांट जो है वो धीरे धीरे करके अपनी फॉर्म में आ रहा है। जिसके साथ ही युहाओ अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी वो प्लांट इंसानों की तरह बातें करने लगा था और कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे। ये देखने के बाद तो यहाँ पर वांग क्यूआर कह रही थी कि ये जो है ऐसा लग रहा है इस फ्लावर की कल्टीवेशन को देख के कि जैसे 1 लाख सालों से कल्टीवेट कर रहा हो। लेकिन तभी वो हंसने लग जाता और कह रहा था कि नहीं, यहाँ पर नरिशमेंट ही इतना ज़्यादा है कि यहाँ का एक दिन बाहर के 10 दिन के बराबर है और मैंने यहाँ पर 10,000 सालों तक ही कल्टीवेट किया है, लेकिन यहाँ पर तुम इसे 1 लाख साल पुरानी कल्टीवेशन भी कह सकते हो। जिसके साथ ही युवा उससे काफ़ी इज्जत के साथ भी पेश आ रहा था और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए एक हब लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ये बात सुन के वो प्लांट एक्सट्रीमली गुस्सा हो जाता और कह रहा था कि क्या कहा तुमने, इसका मतलब तुम यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए हो है ना। और तुरंत ही यहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है इन दोनों के ऊपर ही। वो युवाओं को भी अब इसकी इससे अग्रेसिव बिहेवियर पे गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वो प्लांट जो था उसके अंदर फायर की फॉर्म करने के बाद एक फायर लेडी आती है और अब यहाँ पर उसके हाथ में सोड भी थी। युवाओं समझ गया था कि ऐसे इसको हैंडल नहीं किया जा सकता, तो वांग क्यूआर से कह रहा था कि ठीक है अब मैं इससे आगे बढ़ के फाइट करता हूँ। जैसे ही वो फायर लेडी आगे आ रही होती है तो युवा भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, बट उसका अटैक एक्सट्रीमली पावरफुल था। वांग क्यूआर भी यहाँ पर आइस के थ्रू अटैक करने की कोशिश कर रही थी, वो भी आगे बढ़ती और अपने गोल्डन ड्रैगन सर्कल का भी इस्तेमाल करती है। दोनों ही एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन देखने वाली बात
बात ये थी कि दोनों के ही अटैक्स मिस हो गए थे और साथ ही वो उन दोनों को पीछे भी हटा देती हु युहाओ को देखते हैं जो कि अपनी कैनन को समन करते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी करता है, बट वो फायर लेडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो एक बार फिर से टूट के वहीं पर पिघल गई थी और यहाँ पर इस बार फिर से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए इन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती है और अब वो गुस्से से भी युहाओ को देख रही थी। साथ ही युहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर पीछे हट गया था उसकी फायर से और साथ ही यहाँ पर वो लेडी इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। वांग क्यूआर उसको चैलेंज कर देती तो वो वांग क्यूआर की तरफ को अटैक करने आ रही थी। युहाओ भी उसकी जान बचाने के लिए वहीं पर आ जाता है और यहाँ पर उस फायर लेडी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फायर लेडी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी होती है इस फाइट के अंदर और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग क्यूआर का जो स्पीयर होता है वो भी यहाँ पर खोलने लगा था, इवन वो रेड हो जाता है फायर से। तभी भी यहाँ पर वांग क्यूआर हार मानने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि वो है ही ज़िद्दी। तो युहाओ कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अपने स्पीयर को पीछे हटा लो क्योंकि इससे फाइट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, इस तरीके से हमारा नुकसान ही होना है। और कह रहा था कि हमें पहले तो इसके टेम्परेचर को ख़त्म करना होगा। तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और अब यहाँ पर हमारी क्यूटी पाई स्नो गर्ल आ जाती है और अब यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एक्शन लेने वाले थे इस लेडी के अगेंस्ट में और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से दोनों ही एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस अटैक करते हैं, जिससे कि यहाँ पर वो जो लेडी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन वो यहाँ पर इस आइस से धीरे धीरे सप्रेस होने भी लगी थी। ऑल्सो यहाँ पर हमारी जो आइस गर्ल है उसकी पावर ही आइस की है, जिसके चलते वो एलिमेंट उस पर भारी पड़ रहा था। फायर गर्ल वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग क्यूआर मौके का फ़ायदा उठाती है और आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही यहाँ पर युहाओ कह रहा होता है कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया क्योंकि जो फ्लेम है वो एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो रही है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ब्लास्ट करती है फायर का और अगेन यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है इन दोनों के ही सामने। और अब यहाँ पर युहाओ जैसे इस चीज़ को देखता है तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।